गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज की आपके एसएसटी की क्लास में हम पवन सीरीज के थ्रू अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की क्लास है और हम शुरुआत करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। तो चलिए ज़्यादा समय को न गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है वो कर लें। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो यहाँ बात हो रही है मुगल साम्राज्य की। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर इसने अपना अधिकार जो है वो स्थापित किया था और वहीं से जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा जो है वो इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईसा में इसने इब्राहिम लोदी को हराकर जो है वो दिल्ली और आगरा में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, ये प्रश्न जो है जितने भी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि इसमें से आप सभी प्रश्नों को करें। ठीक है ना, इनमें से आप हो सके तो लगभग सभी प्रश्नों को कीजिएगा। बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, उसमें से मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा जो है वो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बाकी इनको तो आप कोशिश कीजिएगा कि सभी को कर लें। अगला प्रश्न है कि बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था, क्योंकि ये एक महान योद्धा भी था, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा रचनाकार भी था, इसलिए इसको कलम और तलवार दोनों का ही जो है वो सिपाही कहा जाता था। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य रचना के प्रति भी रुचि रखता था। आपको पता है बाबरनामा की इन्होंने रचना की थी, तो ये एक अच्छे लेखक होने के साथ साथ एक जो है वो वीर योद्धा भी थे, इसलिए इनको कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता था। अगला प्रश्न है बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। ठीक है ना, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। तो तुर्की भाषा में इन्होंने तुजुक-ए-बाबरी तथा फारसी भाषा में उसका अनुवाद करके बाबरनामा लिखा था। तो बाबर के द्वारा बाबरनामा की रचना की गई थी जो कि फारसी भाषा में थी, परंतु सबसे पहले इन्होंने तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी की रचना की थी, देन उसका फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद करके उसको बाबरनामा नाम दे दिया गया था। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको पता नहीं चलता है। देखिए, क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपसे लाइव क्लासेस लेने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो क्लासेस जो हैं वो पूरी तरीके से रिकॉर्डेड रहेंगी। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक पिन की हुई है उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने जो भी क्वेरीज है उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा। तो हुमायूं जो है वो 1530 में मुगल सिंहासन पर बैठा था, है ना। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रहने चाहिए। कैसे भी ट्रिक बना के अपने मन से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह जो सूरी था वो 1540 में दिल्ली का शासक बन गया। आपको पता है कि पहले हुमायूं ने शेरशाह सूरी को जो है वो पराजित कर दिया था और उसको देश निकाला दे दिया गया था। अगेन शेरशाह सूरी ने अपनी शक्तियों को सम्मिलित किया, संग्रहित किया और एक उचित अवसर आते ही उसने हुमायूं को हराकर दोबारा से दिल्ली का वो शासक बन गया था। तो बस आपको ये अभी यहाँ पर दिल्ली का शासक पूछा गया है, तो चौसा के युद्ध में उसने हुमायूं को हराकर जो है वो शेरशाह दिल्ली का शासक बन चुका था। अगला प्रश्न है आपका कलिंजर का युद्ध कब हुआ था। कलिंजर के युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। तो कलिंजर का जो युद्ध है वो 1545 ईसा में हुआ था और ये शेरशाह इसमें घायल हो गया था। तो ये कलिंजर के युद्ध की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था, है ना। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। अगला है शेर-ए-मंडल शेरशाह ने कब बनवाया था।
तो शेरे मंडल को शेरशाह के द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। बस इतना सा ही याद रखना है, इसमें आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिलने आपको उतने ही नंबर हैं, चाहे आप 2 लाइन का प्रश्न लिखो या फिर 10 लाइन का लिखो। तो अननेसेसरली अपनी एनर्जी को यहाँ पे वेस्ट न करते हुए आप बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखेंगे, और 2 नंबर का प्रश्न है तो उसको 2.5 से 3 लाइनों से ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं कि पिछले एग्जाम में जो आपने गलतियां की हैं, इस बार आप ये ध्यान रखिएगा कि उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो जो आपसे गलतियां हुई उनको आप इस बार बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। प्रश्न है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1556 ईसा में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो हेमू और किसके बीच में हुआ था? अकबर के बीच में हुआ था। 1556 में हुआ था, इसको पानीपत के मैदान में हुआ था, और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराकर जो है वो दिल्ली पर अपना और आगरा पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के साम्राज्य विस्तार हेतु क्या रणनीति अपनाई थी? पूछा जा रहा है कि अकबर ने भारत में अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए यानी फैलाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाया था? तो अकबर ने साम्राज्य के विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने और अधीनता स्वीकार करने को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीतियां अपनाई थी। तो सबसे पहले जो अकबर है उन्होंने जो है वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ जो राजा थे उनसे सीधा संघर्ष भी किया, है ना, डायरेक्ट उनसे लड़ाइयाँ, कई सारे युद्ध लड़े। इसके साथ साथ आपको पता है कि जोधाबाई से इन्होंने विवाह किया, यानी कि कुछ राजाओं से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके साम्राज्यों को अपने अधीनस्थ किया। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ जो साम्राज्य ऐसे थे जो छोटे थे, वहाँ के राजाओं ने डर के कारण ही इनकी अधीनस्थता स्वीकार कर ली, और इसके साथ साथ इसने मित्रता का संबंध स्थापित करके भी कई सारे राज्यों पे अपने अधिकार को स्थापित किया। और इस तरीके से इसने कई सारे, है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सभी प्रकार की नीतियों को अपनाकर इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 में बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो युद्ध आपको सभी याद रखने, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कलिंजर हो गया आपका, पानीपत का हो गया, चौसा का हो गया, ये चंदेरी का हो गया, है ना। ये नाम से जो हैं युद्ध वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो इसका उत्तर रहेगा आपका जहांगीर। अब आप इसको देखो कैसे याद रख रहे हैं, जैसे याद नहीं रहता है, तो जहाँ जंजीर आ जाएगा तो ज से जंजीर, ज से जहांगीर हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ भी आप इंटर रिलेट करते हुए याद रखना, क्योंकि फैक्ट को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो कुछ ना कुछ ट्रिक बना लिया करो अपनी तरफ से, किसी के कहने की ट्रिक पे ध्यान मत दिया करो। जो ट्रिक आप अपने मन से बनाओगे ना, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगला है, असीमगढ़ का युद्ध कब और कब हुआ था? तो 1601 में अकबर के द्वारा जो है वो लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था। इम्पॉर्टेंट है कि असीमगढ़ का युद्ध अकबर के द्वारा लड़ाया गया आखिरी युद्ध था, और ये 1601 में लड़ा गया था। तो अंतिम युद्ध था और किसके द्वारा लड़ा गया? अकबर के द्वारा लड़ा गया, और असीमगढ़ का था। तो और है ना, तीन आपके आ गए, तो आई थिंक आपको ये याद रह जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आराम बाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो बाबर ने आगरा में 1528 में आराम बाग की स्थापना की थी, ठीक है ना। आगरा में की थी, आराम बाग की। अब देखो, आराम बाग में क्या क्या आ रहा है? आराम आ रहा है और बाग आ रहा है।
तो ब से तो बाबर हो जाएगा हमारा, और आ से क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके कुछ आप याद रख सकते हैं। अगला है डच महल कहाँ बनाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा, आपको पता है जो डच व्यापारी थे वो पुर्तगालियों को ही कहा जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित केरल में, और ये 1557 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है पुराना किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में शेरशाह सूरी के द्वारा 1545 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया था, और कहाँ बनाया गया था? श्रीनगर में, है ना। कहाँ बनाया गया था? श्रीनगर में बनवाया गया था, जहांगीर के द्वारा बनाया गया, और शालीमार बाग जो है वो जहांगीर के द्वारा श्रीनगर में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए। तो ताजमहल और लाल किला। ताजमहल का निर्माण किसने कराया गया? शाहजहां के द्वारा, और लाल किले का जहांगीर के द्वारा कराया गया था। तो ये मुगल कालीन 2 प्रसिद्ध इमारतें हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इमारत का नाम याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पर ये तो एटलीस्ट हम सबको याद रह ही जाते हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल में बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो लाहौर, सूरत, कालीकट, ये तीनों जो है वो मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अगला है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो मुगल काल में जो है वो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मनसबदारी एक उर्दू शब्द लग रहा है, और जाहिर सी बात है कि इस तरह की प्रथा जो है वो मुगल काल में ही चलाई गई थी। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही नामक जो धर्म है इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर ने एक ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार किया भारत में जो कि सभी के लिए समान रूप से मान्य था, ठीक है ना, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया था। इसी तरीके से अकबर ने हमारे भारतीय जनता के इमोशन से खेलकर ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, अगला है आईने अकबरी किसकी रचना है? तो ये अबुल फजल की रचना है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो रामचरितमानस के रचयिता हैं। लाल किले का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अच्छा इससे पहले शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या कि लाल किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, ऐसा कुछ बोल दिया था क्या मैंने, है ना? अगर सॉरी मैंने ऐसे कह दिया हो। चलिए अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये सभी जानते हैं ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित जो है वो एक इमारत है ना, एक तरह से मकबरा है ये। ठीक है, चांद बीवी कौन थी? चांद बीवी कौन थी? तो चांद बीवी जो है वो अहमदनगर की महारानी थी। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो फतेहपुर सीकरी के किले का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास और गुलबदन बेगम। अब गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी, है ना, अभी पढ़ के आए ना हम ऊपर। तो ये सभी मुगल कालीन साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं बताइए। तो स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है कि उस काल में किस प्रकार की जो है वो इमारतों का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, तो देखिए गोल मेहराबदार होते थे। आप सभी को पता है कि हमने अक्सर जो है वो मुस्लिम जो भी आपने मस्जिद वगैरह देखी होगी तो इस तरीके से गुम्बद नुमा होते हैं, है ना, ऐसे गुम्बद होते हैं। तो ये मेहराबदार और जो दरवाजे होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं गोल। तो ये मेहराबदार जो है वो गोल होते थे। भवनों में गुम्बद बनाए जाते थे और आपने देखा होगा कि इस तरह की ऊंची ऊंची मीनारें भी होती थी। जैसे कि महल है उसके चारों तरफ इस तरीके से बना दिया जाता था, ये बीच में आपका महल आ जाता था। ताजमहल को सबने देखा है ना, इस तरीके से। फिर इनके साइड में भी मेहराब जो है वो इस तरह से गुम्बद बने रहते हैं। ठीक है ना, ताजमहल की पिक्चर सबने देखी है ना, तो वैसा ही। इसके अलावा देशी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। तो आप जो है वो मुगल काल की स्थापत्य कला में देखेंगे कि इनमें जो है वो कई प्रकार की शैलियों का समावेशन मिलता है।
अगला प्रश्न है, मुगल कालीन 4 संगीतकारों के नाम बताइए। तो तानसेन, हरिदास, लाल खां और अब्दुल रहीम खान खाना, ये क्या है? ये 4 जो हैं वो प्रमुख मुगल कालीन संगीतज्ञ हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई जो है वो शिवाजी की माता का नाम था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 1674 में हुआ था। ठीक है, 1674 में जो है वो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम बताइए। तो एक तो रायगढ़ तथा कोंकण के जो किले पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ये इनकी 2 प्रमुख जो है वो विजय है, मतलब जहाँ पे इन्होंने जीत हासिल की थी। तो एक तो रायगढ़ के किले को इन्होंने जीता था और दूसरा कोंकण, ठीक है ना, कोंकण के किले को जब इन्होंने जीता था, तो ये इनकी 2 प्रमुख विजय हैं। अगला है कि पुरंदर संधि की 2 शर्तों को बताइए। तो पुरंदर संधि जो कि मुगलों और शिवाजी के मध्य की गई थी, इसकी जो है वो 2 शर्तें कौन कौन सी थी? कि पहला, बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना, इसके अलावा 23 किले बादशाह को देना। तो पुरंदर संधि के अंतर्गत क्या हुआ था कि शिवाजी को बंधक बना लिया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर उनको मुक्त होना है तो उन्हें 2 प्रकार की शर्तों को मानना पड़ेगा कि एक तो बीजापुर के युद्ध में उन्हें मुगल सेना की सहायता करनी पड़ेगी और दूसरा, जो 23 किले उन्होंने मुगलों से युद्ध करके छीन लिए हैं, उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है। अगला है, शाइस्ता खान कौन था? तो औरंगजेब के मामा तथा दक्षिण के सूबेदार थे। तो शाइस्ता खान कौन थे? औरंगजेब के मामा थे और ये दक्षिण के सूबेदार भी थे। अफजल खां कौन था? तो अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। अगला प्रश्न है, पानीपत का 3य युद्ध कब चला? तो पानीपत का 3रा युद्ध जो है वो 1761 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक चला? इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं भाई, ये आपको याद रखना है। अब देखो कैसे याद रख लो। एक तो क्या है, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 1600 ईस्वी में था और दोनों के पीछे 8-8 आ रहा है ना, तो इतना तो इसमें कॉमन आ रहा है। बाकी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1628 से लेकर 1658 तक, लगभग 30 वर्ष तक ये चला था इनका शासनकाल। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, शाहजहां के बाद जो है वो कौन राजा बना था? मुगल बादशाहत किसने संभाली थी? औरंगजेब ने संभाली थी और ये 1658 से लेके 1707 तक जो है वो इसने दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया था। अंग्रेज भारत में कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? तो एक तो नील की खेती, सभी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे भारत में कुछ इस प्रकार की फसलों का उत्पादन को बढ़ावा दिया जिससे एक तो क्या है, भूमि की उर्वरा क्षमता खत्म होती है। नील की जो खेती थी, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हमारे भारत के लिए। ठीक है, नील मतलब पत्तियां होती हैं इसकी, जो इनसे नीला रंग जो है वो उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा, तो इन सब फसलों को उत्पादित वो भारत में करवाते थे और बिल्कुल कौड़ियों के मोल खरीदकर इन्हें इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति जो चल रही थी उस वक्त, वहां पर ये उद्योग धंधों को प्रोवाइड कराते थे कच्चे माल के रूप में और उनसे इस कच्चे माल के द्वारा ये अन्य उत्पादों को बढ़ाकर, है ना, बनाकर जो है वो बहुत ज़्यादा दुगने चौगने मूल्यों में जो है वो फिर वापस से भारत में आयात करवाते थे। मतलब कच्चा माल भारत से ही जाता था इंग्लैंड, वहां से उद्योगों के द्वारा पक्का माल बनाकर उसको वापस से भारत में जो है वो निर्यात कर दिया जाता था और यहाँ पर उसी को दुगने चौगने भाव में बेचा जाता था। इसलिए तो भारत की स्थिति और बद से बदतर होती गई अंग्रेजों के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 के बीच में हुआ था, इसके कारण क्या थे? तो कर्नाटक के युद्ध का जो प्रमुख कारण था, एक तो वो अमेरिका पे उपनिवेशियों से लेकर आपसी झगड़ा। तो उपनिवेशी क्या होते हैं भाई? ऐसे लोग जो कि भारत में निवेश के लिए आए थे। निवेश करना क्या होता है? पैसा लगाना, है ना, किसी चीज को निवेश करना मतलब उसको जैसे कहते हैं ना, पैसा निवेश किया गया। तो इन्होंने क्या करते थे कि ये जो बाहर से जो व्यापारी आते थे, ये भारत में व्यापार की दृष्टि से आते थे,
है ना, तो इन्हें उपनिवेशी कहा जाता था। तो कर्नाटक के युद्ध में जो अमेरिका के उपनिवेशी थे उनसे आपसी झगड़ों का एक तो कर्नाटक का युद्ध का कारण था, दूसरा भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, है ना, क्योंकि देखिए उस वक्त इंग्लैंड से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने व्यापार को के जाल को फैला रही थी, वहीं दूसरी ओर जो है वो अपने यहाँ से अमेरिका से के जो उपनिवेशी हैं वो भी भारत में आ चुके थे। तो दोनों के बीच में कंपटीशन ज़्यादा हो गया था, है ना, सभी अपने व्यापार को स्थापित करना चाह रहे थे, इसलिए कर्नाटक का युद्ध जो है वो छिड़ गया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों को बम्बई कब मिला? तो बम्बई या फिर जिसे हम प्रेजेंट में मुंबई के नाम से जानते हैं, ये 1668 में जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो टॉमस रो जो है वो शासक जहांगीर के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी में तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था? तो अब आपको बताना है कि इंग्लैंड के द्वारा आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांस की कंपनी थी, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इनके मध्य कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब और क्यों हुआ था? तो बांदीबाश के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय जो है वो कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? बांदीबाश युद्ध था। मतलब बांदीबाश युद्ध जो हुआ उसमें वो उसके भी मतलब उस युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य टकराव हुआ, और वही जो द्वेष भावना है वो आगे भी बढ़ती गई और फिर वो कर्नाटक के तीसरे युद्ध के रूप में जो है वो दोबारा से सामने आई। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज कब और किसने की? इंपॉर्टेंट है। तो कोलंबस के द्वारा की गई थी और 1492 में की गई थी। अगला प्रश्न है फ्रांसिस मार्टिन कौन था? तो फ्रांसिस मार्टिन कौन था? ये एक फ्रांस का नाविक था। कौन था? ये एक नाविक था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? है ना, क्योंकि देखिए कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो पहला युद्ध था उसकी समाप्ति जो है वो एक संधि के कारण हुई थी। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो एक्स-ला-शापेल संधि के द्वारा जो है वो समाप्त हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन संधियों के नाम भी। इस तरह के प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले जो है वो मसोलीपट्टम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की जो है वो स्थापना की थी। तो किसकी की थी? सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की थी, जो कि मसोलीपट्टम में की गई थी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसियों को वांदीवाश युद्ध में किस सेना नायक ने परास्त किया था? है ना, अमेरिका बोल रही हूँ मैं, जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके और फ्रांसीसियों के मध्य जो वांदीवाश का युद्ध हुआ था, उसमें जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके सेना नायक जो थे वो कौन थे? सर सई कुक थे। कौन थे? सर सई कुक। इन्होंने ही फ्रांसीसियों को जो है वो परास्त किया था। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो प्लासी के युद्ध में इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। फिर उसके जो है वो साले को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया गया, फिर उसको भी हटा दिया गया, फिर उसके बाद उसके पुत्र को बिठा दिया गया, है ना। उनका पुत्र जो है वो अंग्रेज़ों की पूरी चालबाजियों को समझ गया, तो उसने अंग्रेज़ों के प्रति जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को हराया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है प्लासी का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ाया गया था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला को जब राजगद्दी से हटा दिया गया तो मीर जाफर को जो है वो बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, और देखिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब इसलिए बनाया गया क्योंकि मीर जाफर ने अपने जीजा यानी जो सिराजुद्दौला था उससे बेईमानी की और उसने युद्ध में, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, है ना।
तो अंग्रेजों ने यही कहा था मीर जाफर से कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करोगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इसी तरीके से फूट डालो और शासन करो की नीति के द्वारा 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ। देखिए युद्ध के सभी की डेट और किस किस के मध्य हुआ था ये आपको याद रखने हैं। बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात यानी कि 1765 में मीर जाफर का देहांत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को बंगाल का नवाब के पद पर जो है वो आसीन कर दिया गया। अब देखिए नाबालिग पुत्र को किया गया तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो किसी अंग्रेजी गवर्नर के हाथ में रही, ठीक है ना। तो बस नाम के लिए एक नवाब बना दिया जाता था, राजा बना दिया जाता था, पर सारा कंट्रोल जो है वो अंग्रेजों के हाथ में रहता था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 100 व्यापारी यानी कि 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। तो प्लासी का युद्ध जो पहला बंगाल के नवाब को हराया गया था उसी के दौरान, मतलब अंग्रेजों ने भारत पे धीरे धीरे अपना कब्जा जो है वो बंगाल के जो है वो समुद्री रास्ते से ही ये भारत में आए थे और वहीं से इन्होंने जो है वो धीरे धीरे अपने मकड़ जाल को भारत में फैलाना शुरू किया और प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है वो अंग्रेजों का हमारे भारत पे अधीनस्थता जो है वो बढ़ती गई। अगला प्रश्न है अली नगर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी। तो अली नगर की जो संधि है वो 9 फरवरी 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम लिंक के द्वारा जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी आप आपके प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल सुबह की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।